गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत हमारी जो मनोरचनाएं हैं या रक्षात्मक युक्तियां हैं, इनके प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही इस जो रचनाएं हैं और रक्षात्मक युक्तियां हैं, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और साथ ही एक शिक्षक की इसमें क्या भूमिका है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। और साथ ही इसको अंतर्गत मेन चीज़ है कि रक्षात्मक युक्तियों के मेन, तो पहले अपन करते हैं रक्षात्मक युक्तियों के प्रकार। अब मेन है इसमें, जब व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है, तनावग्रस्त होता है, तो वो कई प्रकार के जो है रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है। इसमें सबसे पहले है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण का मतलब हो गया, उदात्तीकरण या इसका इंग्लिश है सबलिमेशन। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो भी अनैतिक इच्छाएं हैं, ठीक है, अनैतिक इच्छाएं या हम कह सकते हैं काम इच्छा, ठीक है। तो काम इच्छा या हमारी अनैतिक जो भी हमारी इच्छाएं हैं, और साथ ही ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं, इच्छा की प्रवृत्तियां मैं कह सकती हूँ इसे, जो हमारे अंदर विद्यमान होती है, हर व्यक्ति में होती हैं प्रवृत्तियां। और ये प्रवृत्तियां के जो प्रेरकों, इसके जो प्रेरक होते हैं, इन प्रेरकों का या जो भी हमारे अनैतिक इच्छाओं से संबंधित जो भी हमारे प्रेरक होते हैं, इन प्रेरकों का नैतिक, सामाजिक और आदि विषयों पर पुनः निर्देशित करना। तो इस प्रकार इसमें क्या है कि व्यक्ति जो भी अपनी इस प्रकार की इच्छाएं रखता है, जो काम इच्छा से संबंधित होती है या उन प्रेरकों से संबंधित होती है, जिसमें कि नैतिक, सामाजिक आदि विषय आते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को समाज के उद्देश्यों के अनुरूप अपनी इन अनैतिक इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है, जिससे समाज के किसी भी व्यवस्थाओं में कोई व्यवधान ना हो और अपनी इन इच्छाओं की भी पूर्ति वो कर सके। तो इसको कहते हैं सबलिमेशन या उदात्तीकरण। और साथ ही इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इन इच्छाओं की संतुष्टि जो है समाज की स्वीकृति के उद्देश्यों के अनुरूप ही करता है। यानी इन इच्छाओं जो है वो समाज की जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है, तभी स्वीकृति के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के अनुसार ही वो करता है। दूसरी जो हमारी युक्तियां हैं, उसमें दूसरी है दमन। अब ये दमन शब्द का जो प्रयोग है, सबसे पहले फ्रायड महोदय ने किया था। फ्रायड द्वारा जो है इस दमन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इस दमन शब्द का। अब दमन शब्द का अर्थ है कि हमारी दुखद, ठीक है, दुखद, अप्रिय एवं कष्टकारी इच्छाएं और स्मृतियां और
स्मृतियाँ जो हमारी यादें हैं, जो हमें दुख देती है, ठीक है, स्मृतियाँ वो चेतन क्षेत्र से, यानी हमारा जो चेतन मन है, चेतन क्या है हमारा मन, इस चेतन मन के क्षेत्र से स्वतः या बिना प्रयास के ही बहिष्कृत हो जाती है, यानी बिना प्रयास के ही वो हमारे अचेतन मन से, यानी कह सकते हैं कि ये चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है। इस प्रकार की हमारी जो इच्छाएं होती है, जो हमें दुख देती है, हमारे लिए कष्टकारी होती है, अप्रिय होती है, तो ये जो इच्छाएं हैं ये हमारे चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है, और हम क्या करते हैं फिर अपनी इन इच्छाओं को क्या करते हैं, दमन कर देते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है ब्राउन महोदय के द्वारा। उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल के द्वारा इस दमन को समझाने का प्रयास किया ब्राउन महोदय ने, कि उन्होंने कहा कि एक लड़की होती है और वो एक लड़की के जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, इस कारण पूरे परिवार का जो बहन है खर्चा है वो सारा उस लड़की पे आ जाता है, और वो लड़की नर्स होती है और नर्सिंग कर रही होती है। लेकिन जब अपने पिता की ऐसी स्थिति देखती है तो किसी डॉक्टर को जब वो बुलाती है अपने पिता का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उसके मन में उस डॉक्टर के प्रति फीलिंग होती है, और उस फीलिंग के कारण वो डॉक्टर से विवाह करना चाहती है। लेकिन अपने पिता की ऐसी बीमारी वाली स्थिति देख करके वो अपने विवाह के संबंध में जो भी अपनी इच्छाएं हैं वो त्याग देती है, क्योंकि उसे अपने परिवार के अंदर अपने पिता की जो बीमारी है उसके संदर्भ में उनका जो इलाज करवाना है, उनकी देखभाल करना है, इस उत्तरदायित्व को वो प्राथमिकता देती है। तो इस प्रकार से दमन के अंदर व्यक्ति जो है अपनी कोई भी ऐसी इच्छाएं हैं, कष्टकारी है, जो भी है, उनको क्या करता है, अपने चेतन मन से हटाकर अचेतन मन में स्टोर कर देता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारा जो प्रकार है रक्षात्मक युक्तियों का, वो है शमन। इस दमन को इंग्लिश में कहेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसे, इंग्लिश के अंदर दमन को कहा जाता है रिप्रेशन, यानी रिप्रेशन, ठीक है, रिप्रेशन। और शमन को कहा जाता है सप्रेशन। अब शमन का मतलब है कि हमारी जो भी मनोरचनाएं होती हैं, अब जो सारी मनोरचनाएं इसमें जो दुखद है, सारी मतलब सैड हमारी जो इसके अलग अलग चलता रहता है, जो भी हमारी दुखद, अप्रिय, कष्टकारी जो भी हमारी फीलिंग्स है, स्थितियाँ हैं, इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो सारी जो है इनको जानबूझकर, शमन में क्या करता है व्यक्ति, जानबूझकर सैड इच्छाएं, इसको मैं एक शब्द से कह देती हूँ, जो हमारे लिए दुखद होती है, अप्रिय होती है, कष्टकारी होती है, इन इच्छाओं को जानबूझकर व्यक्ति जो है अपने चेतन मन से, जानबूझकर चेतन मन से निकाल देता है, तो इसे शमन कहा जाता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी भी लड़की को अच्छा पहना हुआ वस्त्र देखते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो हम जानबूझ करके हम
हमारी उस इच्छा को क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और दुखद घटना की जब हम बात करते हैं तो कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन उस दुखी से हमें डिप्रेशन आता है, ये हम जानते हैं, तो भी हम ऐसी स्थिति में जानबूझकर उस चीज़ों को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आता है टाइप, वो आता है प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब होता है इंग्लिश में रिग्रेशन। ठीक है, इसे इंग्लिश में रिग्रेशन कहेंगे। अब इस रिग्रेशन के अंदर जो व्यक्ति है वो अपनी किस प्रकार से रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है, तो इसमें अपने ईगो को बनाए रखने के लिए, तो रिग्रेशन में मेन पॉइंट होता है ईगो को बनाए रखना, ईगो को बनाए रखने। और दूसरा बात है इसके अंदर कि अपने दबावपूर्ण परिस्थितियों से स्वयं को दूर रखने के लिए, और दबावपूर्ण परिस्थितियों से स्वयं को दूर रखने के लिए, रखने हेतु व्यक्ति क्या करता है, प्रतिगमन का सहारा लेता है। प्रतिगमन का मतलब होता है कम परिपक्व प्रति उत्तरों की सहायता लेता है, यानी दूर रखने हेतु कम परिपक्व उत्तरों की सहायता लेता है, इसे प्रतिगमन कहते हैं। तो इसके अनुसार जैसे कभी कभी पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है प्रतिगमन के अंदर, तो वो झगड़ा इतना ज़्यादा भयंकर हो जाता है कि जो पति होता है वो या पत्नी होती है वो बच्चों की तरफ फूट के रोने लगती है, इसे ही कहा जाता है प्रतिगमन। अब नेक्स्ट इसमें आता है औचित्य स्थापना। औचित्य स्थापना। अब औचित्य स्थापना को इंग्लिश में कहा जाता है रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन के अंदर जो भी हमारी व्यक्ति क्या करता है, अपनी बात को उचित ठहराने के लिए, इसमें व्यक्ति अपनी बातों को उचित ठहराने के लिए, उचित ठहराने हेतु झूठ का सहारा लेता है। झूठ या असत्य, या हम कह सकते हैं प्रक्रियाएं, झूठ या असत्य एवं कई प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, यानी झूठे कारण देना और असत्य बोलना और कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं करना जिससे ये लगे कि हम सही हैं, बाकी दूसरे लोग या जो दूसरी परिस्थितियां हमारे लिए डेवलप हुई है वो सारी क्या है, गलत है। इसको औचित्य स्थापना कहा जाता है। जैसे कभी कभी बच्चे सेकेंडरी लेवल 10वीं क्लास की पढ़ाई करते हैं और 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, और 10वीं क्लास के एग्ज़ाम के बाद भी मेहनत करने के बाद भी वो बच्चे क्या है, फेल हो जाते हैं। अब फेल हो जाने के कारण वो क्या कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण हम फेल हो गए, या शिक्षक ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया इसलिए, या फिर हम कह सकते हैं इसमें अन्य कोई ऐसी प्रक्रियाएं, असत्य या झूठे कारण देख करके वो अपने औचित्य की स्थापना करता है। तो इस प्रकार ये भी हमारे क्या है, इस जो रक्षात्मक युक्तियां हैं उसका ये प्रकार है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है, इस नेक्स्ट प्रकार के अंदर जो हम प्रकार की आगे स्टडी करेंगे वो इस प्रकार है। इसके अंदर आता है प्रक्षेपण।
प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। अब इस प्रोजेक्शन के अंदर जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने जो भी मनोरचनाएं हैं तो इसके अंदर अपने दोषों और कमियों को व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। तो इस प्रकार प्रक्षेपण के अंदर भी व्यक्ति अपनी ऐसी कमियां हैं, दोष है, इनको क्या करता है, दूसरे पर प्रोजेक्ट करता है ताकि उसके अहम यानी ईगो को ठेस न पहुंचे, इसलिए अब इसका जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो है व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो अनैतिक इच्छाएं हैं, कामुक इच्छाएं हैं, इनकी जब पूर्ति नहीं हो पाती तो अपनी कमियों को क्या करता है, दूसरे पर प्रोजेक्ट करता है। साथ ही वह अपनी कठिनाइयों का दोषारोपण जो है दूसरे व्यक्तियों पर करता है। तो ये चेतन और अचेतन दोनों स्तरों पर इसके अंदर जो है प्रोजेक्शन होता है और व्यक्ति अपनी मनोरचनाओं के अंदर इस प्रकार की प्रोजेक्टिव युक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट आता है जैसे नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण को इंग्लिश में इंट्रोजेक्शन कहते हैं, इंट्रोजेक्शन। अब इस इंट्रोजेक्शन के अंदर जो है व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करता है। तो इस प्रकार इस अंतःक्षेपण के अंदर व्यक्ति अपने वातावरण के अंदर जो गुण है उसको अपने पर्सनैलिटी में लिया था। जैसे हम कभी कभार मूवी देखते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा के अंदर कोई भी ऐसा सीन आ रहा है जिसमें बहुत सुख है तो व्यक्ति मुस्कुराएगा, हंसेगा, कॉमेडी है तो हंसेगा, और अगर दुख का कोई सीन आया, रोने धोने का सीन आया तो व्यक्ति बैठा बैठा स्वयं भी आंसू बहाने लग जाता है। इसको बोलते हैं अंतःक्षेपण। अब नेक्स्ट जो इसका जो है टाइप वो है आत्मीकरण। आत्मीकरण यानी इसको इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। इसको इंग्लिश के अंदर आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जो व्यक्ति है वो क्या होता है, दूसरों के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। व्यक्ति दूसरों के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार आत्मीकरण के अंदर व्यक्ति दूसरे की पर्सनैलिटी को क्या करता है, अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में ढालने का प्रयास करता है ताकि उसका जो ईगो है वो उस व्यक्ति के जैसा रिफ्लेक्ट करे, उसकी तुलना में उसका ईगो हर्ट नहीं हो। जैसे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर कि कभी कभी व्यक्ति जो है दूसरे की अच्छी ड्रेस देख करके थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है और वो क्या करता है, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वैसी ही ड्रेस पहन करके दिखाता है उस व्यक्ति को, ताकि वो अपने आप के जो सेल्फ है उसको बनाए रखे, अपने
ईगो को बनाए रखे। तो इस प्रकार आत्मीकरण के अंदर जो व्यक्ति है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी का प्रयोग करता है। अब इसके अंदर जो हम नेक्स्ट इसकी जो विशेषताएं प्रकार है इसके अंतर्गत हम इसको मिटाने के बाद स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, अपने आप को विस्थापित कर देना, यानी व्यक्ति के मन के अंदर ऐसी मनोरचनाएं, संवेग, इच्छाएं होती है। व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छाओं, संवेगों आदि को अन्य वस्तुओं या हम कह सकते हैं पदार्थों से संबंधित कर देता है। अन्य वस्तुओं या पदार्थों से स्वयं को संबंधित कर देता है। इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, मौखिक रूप से अपनी इच्छाओं को अगर प्रकट नहीं कर पा रहा है, अपने संवेगों को अगर व्यक्ति प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, अपने उन संवेगों को किसी वस्तु पर प्रोजेक्ट कर देता है। जैसे कभी कभी हमें हमारे घर पर या फिर हम विद्यालय का एग्जाम्पल ले सकते हैं, शिक्षक के द्वारा कभी किसी बच्चे को डांटा जाता है और डांटने के बाद वो बच्चा क्या करता है, जा करके अपने माइंड में अपने आप को नॉर्मल साबित करने के लिए या तो किताब पढ़ने लग जाता है, या अपना होमवर्क पूर्ण करने लगता है, या वस्तुओं को उठा पटक करके फेंकने लग जाता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, अपने गुस्से, आक्रोश, अपनी यथास्थिति को बनाए रखने के लिए अपना जो संवेग है उनका विस्थापन करता है। और एंड का लास्ट आता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति यानी इसे इंग्लिश में कंपनसेशन कहते हैं। तो कंपनसेशन कहते हैं, तो कंपनसेशन। तो इस कंपनसेशन के अंदर व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो भी अवांछनीय इच्छाएं होती है, इन अवांछनीय जो इच्छाएं हैं, इन अवांछनीय इच्छाओं को व्यक्ति अपनी वांछनीय लक्षणों से, इच्छाओं को व्यक्ति वांछनीय लक्षणों से बड़े हुए रूप में बदल देता है। तो इसके अंदर व्यक्ति अपनी न्यूनता को, अपनी कमियों को, अपने दोषों को जो अनुपयुक्त होते हैं, समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं होते, उनको क्या करता है, वांछनीय लक्षणों से क्या करता है, बदल देता है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा है, अपने प्रेम के अंदर असफल हो जाता है या लड़की के द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, तो बाद में इस अपनी अवांछनीय इच्छाओं को वो क्या करता है, कुछ समय बाद वह एक संगीतकार बन जाता है या एक अच्छा पेंटर बन जाता है। तो अपनी इस अवांछनीय इच्छाओं को वो वांछनीय लक्षणों में परिवर्तित कर देता है। तो ये सारे जो आज हमने स्टडी किया, ये सारे हमारे इस व्यक्तित्व मनोरचनाएं जो है, जो स्पेशली हमारे
जिससे व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित करता है और साथ ही अपने आप को समाज के अंदर स्वीकार किए जाने वाले कार्य को करके अपने आप को सामान्य रूप से परिलक्षित करता है। तो इन सभी प्रकारों का आज हमने स्टडी किया। अब ये जो भी प्रकार हैं, इन प्रकारों को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, अभी हम इसकी स्टडी करते हैं। तो अब ये प्रभावित करने वाले कारक, अब इसमें सबसे पहला जो कारक है वो है हमारा, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, असफलता। तो व्यक्ति जब असफल होता है तो ये असफलता भी क्या करती है, व्यक्ति की जो मनोरचना है उसको युक्त प्रयुक्त करने में एक तरह से प्रभावित करती है। तो व्यक्ति फिर अपनी असफलताओं को किसी न किसी कारण से, किसी न किसी दोषों के द्वारा, किसी न किसी तर्कों के माध्यम से अपनी इन रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है ताकि वो अपनी असफलताओं को जो असफलताओं के द्वारा जो उसकी मनोस्थिति है उसको बैलेंस बना सके। या हम कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति अपने इन असफलताओं से अपने व्यक्तित्व का बचाव करता है और इस असफलता के कारण जो डिप्रेशन आता है, जो इच्छाएं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, उसको इन मनोरचनाओं के माध्यम से दूर रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है इसमें हीनता। हीनता से बचाव, यानी हम अपने अंदर जो भी ऐसे फीलिंग्स रखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारे अंदर होता है, हीन भावना, इंफेरिटी यानी हीन भावना, इस हीन भावना से जो भी है ये भी हमारी क्या करती है, हमारी इन रक्षात्मक जो युक्तियाँ हैं इनको प्रयुक्त करने के लिए बाध्य करती है ताकि हम अपने आप का जो प्रदर्शन है वो उच्च प्रदर्शन कर सके, समाज में अपनी एक ईगो को, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रख सके। तो ये भी इसे प्रभावित करती है। अब जो थर्ड इसका जो बेसिकली फैक्टर है जो इसको प्रभावित करता है वो है आत्मग्लानि से बचाव। तो आत्मग्लानि से बचाव का मतलब है कि हमारा जो डिफेंस सेल्फ गिल्टी की हमें जो फीलिंग होती है, तो इस गिल्टी के द्वारा भी क्या करता है, आत्मग्लानि से बचाने के ये जो रक्षात्मक युक्तियाँ हैं ये हमें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा यानी ईगो। ये ईगो भी जो है ये क्या करता है, ईगो को भी बनाए रखने के लिए, अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, इन रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है और अपने ईगो को बनाए रखता है। कभी कभी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को क्या है हम कम आंक लेते हैं, उसकी अपमान करते हैं, उसकी गलानी करते हैं या उसको निर्बल समझते हैं, तो ये भी क्या है, इससे उसकी ईगो को ठेस पहुंचती है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, फिर रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है। नेक्स्ट इसमें आता है कुंठा। कुंठा का मतलब है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर व्यक्ति क्या करता है, अपनी इन फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए भी स्वयं को क्या करता है, इन रक्षात्मक युक्तियों की हेल्प लेता है। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है चिंता यानी एंजाइटी। चिंता यानी एंजाइटी। अब इस एंजाइटी से बचाने के लिए भी क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, इन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा ले सकते हैं, जो बेसिकली लेते इसलिए ताकि हमें तनाव उत्पन्न ना हो या हम ज़्यादा चिंतित
ना हो। और एट द लास्ट है हमारी आकांक्षाएं, यानी हमारी डिजायर, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं या हम कह सकते हैं हमारी इच्छाएं। ये इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तब भी हम अपने आप को सफल सिद्ध करने के लिए इन रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारी मनोरचनाओं को प्रभावित करते हैं। अब आज के इस वीडियो में हमने इसके बारे में स्टडी की और एट द लास्ट पॉइंट अगर मैं कहूँ तो इसमें है कि एक शिक्षक क्या कर सकता है किसी भी बालक को इस तरह की जो सिचुएशन है जिसमें बालक मनोरचनाओं की प्रयोग करता है तो उसके अंदर जो उसकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो उनके लिए वो शिक्षक क्या करे। तो शिक्षक सबसे पहले क्लासरूम के अंदर ऐसा वातावरण तैयार करे ताकि बालकों के अंदर उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, उनकी आवश्यकताओं की, उनके संवेगों को हर्ट ना हो, इसका ध्यान रखे। साथ ही क्लास के अंदर एक्टिविटीज हो जो कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हो। शिक्षक का जो शिक्षण है वो रुचिकर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में स्टूडेंट का भी कोलैबोरेशन हो ताकि वो अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर सके, अपनी जो है दुखद फीलिंग है शिक्षक को मित्रवत और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि इस तरह की फ्रस्ट्रेशन है, तनाव है, चिंता है, अपने जो अंतर्द्वंद चलते हैं वो बालकों के अंदर ना चले। शिक्षक को एक मार्गदर्शक का कार्य भी करना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारी रक्षात्मक युक्तियों का चैप्टर आज एंड होता है। अब आज का जो असाइनमेंट दिया जाता है इस असाइनमेंट के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और इस क्वेश्चन के अनुसार रक्षात्मक युक्तियों के प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, एवं इसमें शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये डिटेल क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको उदाहरण सहित जो है रक्षात्मक युक्ति के प्रकार के बारे में बताना है, प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताना है और शिक्षक की भूमिका क्या है जो रक्षात्मक युक्तियों से जो है बच सके बच्चा, किस प्रकार से उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल कर सके। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए